हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं संधारित्र के समूहन के विषय में, और यही इस चैप्टर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आप अपने कॉपी पेन को लेकर के तैयार हो जाइए और हम लोग इस वीडियो को एकदम अच्छे तरीका से शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप रेडी हो गए होंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। हम लोग का जो टॉपिक है संधारित्रों का समूहन, बात करेंगे संधारित्रों के समूहन का। देखिए, इसमें नाम से ही हम लोग स्पष्ट करेंगे कि क्या क्या बातें कही जा रही है। देखिए, संधारित्र जिसको हम पढ़ते आ रहे हैं, और समूहन जिसे ग्रुपिंग कहा जाता है। यानी कि अब इसका डिफिनीशन अगर हम बनाएं, समूहन किसे कहते हैं अगर बात करें, तो दो या दो से अधिक संधारित्र को एक निश्चित क्रम में, एक निश्चित सीरीज में, एक निश्चित ग्रुप में व्यवस्थित कर देना संधारित्रों का समूहन कहलाता है। आपको अच्छे से ये बातें समझ में आ गई होगी कि दो या दो से अधिक संधारित्रों को जब किसी खास व्यवस्था के माध्यम से जब उसे जोड़ दिया जाएगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? समूहन बोलेंगे। अब बात आती है कि ये समूहन कितने प्रकार का होता है। तो मुख्य रूप से समूहन जो है दो प्रकार का होता है। कौन कौन? देखा जाए। पहला होता है श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन, जिसे हम लोग अंग्रेजी में सीरीज ग्रुपिंग बोलते हैं। सीरीज ग्रुपिंग। दूसरा है समांतर क्रम, समांतर क्रम संयोजन, और इसे हम लोग पैरेलल ग्रुपिंग्स बोलते हैं। यानी कि अब आप यहां स्पष्ट कर चुके होंगे कि समूहन जो होता है कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है, एक समांतर क्रम और दूसरा श्रेणी क्रम। तो हम लोग एक एक करके दोनों को पढ़ेंगे। सबसे पहली जो बात आ रही है उसको जानते हैं श्रेणी क्रम संयोजन को। देखिए, श्रेणी क्रम संयोजन को समझने के लिए सबसे पहले हम एक फिगर को ड्रॉ करते हैं। जैसे ही फिगर ड्रॉ हो जाएगा उसके बाद से ही हम सभी बातें पढ़ पाएंगे। तो पहले इसको क्लियर करके हम यहाँ पे फिगर ड्रॉ करते हैं, क्योंकि उसके कैलकुलेशन के लिए जगह हमारे पास बचेगा। तो दोस्तों, हम लोग सबसे पहले फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए कैसे ड्रॉ करेंगे। इसमें हम लोग तीन संधारित्र बना लेते हैं। ऐसे बनाने के लिए तो हम बहुत सारा भी बना सकते हैं, लेकिन हमको तीन से ही अच्छा समझ में आ जाएगा। देखिए, देखिए हम लोग का यहाँ पे तीन संधारित्र और साथ साथ में यहाँ पर एक आपका सेल यानी कि बैटरी जो है बन चुका है। अब क्या है कि इसके डिफिनीशन को समझेंगे कि आखिर श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहते हैं। जब समझ जाएंगे उसके बाद का प्रोसेस को हम आगे समझाएंगे। तो आप सबसे पहले इनके डिफिनीशन को लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? तो लिखिएगा कि संधारित्रों का वैसा समूहन जिसमें पहले संधारित्र का दूसरा प्लेट दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से जुड़ा होता है, तथा दूसरे संधारित्र का दूसरा प्लेट तीसरे संधारित्र के पहले प्लेट से जुड़ा होता है। उसी प्रकार तीसरे संधारित्र का दूसरा प्लेट साथ ही पहले संधारित्र का पहला प्लेट एक तार के माध्यम से होते हुए एक बैटरी से जुड़ा होता है, और इस प्रकार के व्यवस्था को संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। आशा करता हूं कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। अगर नोट नहीं किए होंगे तो वीडियो को रोक करके आप आसानी से नोट कर लेंगे। चलिए, नोट कर लिए। अब इसके बाद पैराग्राफ चेंज करके आपको लिखना है, और चेंज कीजिएगा, साथ साथ में इस पर ध्यान भी रखिएगा और लिखते भी रहिएगा। लिखना होगा पैराग्राफ चेंज करके, माना कि संधारित्रों का धारिता C1, C2, C3 है,
तथा इनके बीच का विभवांतर या विभव V1 V2 V3 है। ये लिख लिया आप। इस पूरे परिपथ से प्रवाहित होने वाली धारा Q है और पूरे परिपथ का विभव V है, जैसा कि आपको चित्र में दिखाया गया है। इतना लिखने के बाद आपको अब यहां से आगे बढ़नी है और आगे बढ़ने के लिए अब आपको ध्यान रखना होगा विभव का सूत्र। तो विभव का सूत्र हम आपको बताए थे कि आपका V बराबर में होता है Q/C। क्या होता है जी? Q/C, यानी कि आवेश बट्टा धारिता। इतनी जब बातें हो गई तो अब हम लोग चित्र के माध्यम से समझेंगे, चित्र से, क्योंकि ये तो आपका क्लियर हुआ कि हम V बराबर समझ लिए Q/C, लेकिन अब एक एक को लेके समझेंगे। अब यहां समझिए, यहां समझने का प्रयास करते हैं तो सबसे पहली बात आती है V1 की। तो V1 बराबर में क्या होगा? तो पूरे टोटल धारिता, मतलब कि पूरे टोटल चित्र से प्रवाहित हो रहा है कैपिटल स्मॉल q आवेश और आपका धारिता है C1। तो पहले से हो जाएगा आपको, पहला के लिए आप लेंगे V1 और V1 बराबर में हो जाएगा Q/C1। उसी प्रकार दूसरे के लिए आपका V2 जब लेते हैं तो हो जाएगा V2 बराबर में Q/C2। तीसरे के लिए होगा V3 बराबर Q/C3। ये जान लिया हम लोग, तीनों आपके संधारित्र का विभव हो गया। अब बात करते हैं कुल विभव का। कुल विभव, जब कुल बात आती है तो तीनों को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। और जब तीनों को जोड़ेंगे तो कुल विभव आपका कितना है? V है, कैपिटल V, तो रखेंगे V बराबर में हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। आइए एक बात और समझ लेते हैं, कैसे क्या है? जैसे कि यहाँ आपका टोटल विभव क्या है? V है, और इसी विभव में से तो यहाँ पे तीन प्रकार का विभव निकला हुआ है, एक V1 V2 V3, यानी कि इन तीनों विभव को जब जोड़ेंगे तो इस V के बराबर होगा। और यही चीज हम यहाँ लिखे, V बराबर में V1 V2 V3। जोड़िए। अब यहाँ आप जोड़ने का प्रयास करेंगे तो V1 और V1 का वैल्यू यहाँ से आप देखिए तो क्या दिया हुआ है? Q/C1 प्लस V2 का वैल्यू यहाँ से देखिए तो क्या दिया हुआ है? Q/C2, और यहाँ V3 का देख लीजिए तो Q/C3। अब यहाँ से आप देख रहे होंगे कि कुछ कॉमन हो सकता है, सब में Q है, कॉमन हो जाएगा। V बराबर में Q कॉमन करेंगे, क्या बचेगा? 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, इतना मिल गया। अब हम बात करते हैं परिपथ की तुल्य धारिता से विभव, यानी कि तुल्य धारिता से विभव की बात करते हैं। तुल्य धारिता भी कर सकते हैं, तुल्य विभव भी कर सकते हैं। तो जो भी वैल्यू रहेगा हम उसको देकर के समझ लेंगे। यहां देखिए, यहां V बराबर में आपको मिल चुका है। अब यहां देखिए V बराबर में क्या होता है, समझ लीजिए। तो V बराबर में Q/C होता है, लेकिन अब हम तुल्य धारिता, तो किसके लिए तुल्य धारिता निकाल रहे हैं? तो यहां निकाल रहे हैं श्रेणी क्रम के लिए। तो मान लीजिए कि परिपथ की तुल्य धारिता विभव से बात करें तो यहां धारिता कितनी हो जाएगी? तो धारिता अगर मानते हैं धारिता CS हो, CS का होने का मतलब क्या है कि S का मतलब हो जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन, श्रेणी क्रम समूहन, और आपका C का मतलब धारिता। ये पहचान के लिए आसान रहेगा, यानी कि CS समझ लेंगे। जब CS समझते हैं तो आगे हम आपको और समझा देते हैं। देखिए अब यहां इस V के बारे में बात करें तो V बराबर में क्या होता है? Q/C। तो Q/C के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? CS लिख सकते हैं। तो इसी चीज को हम लिख रहे हैं। V बराबर में आपको लिखना होगा कि Q/CS, और बराबर में ये जो वैल्यू दिया गया है उसको नोट करेंगे। तो दिया गया है आपका Q और इनटू में 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अब क्या है कि देख सकते हैं आप, यहां Q और यहां Q से Q कट जाएगा, क्या बचा? 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, और इसे आप मानिएगा इक्वेशन A, और यही हम लोग को प्रूव करना था। ये हम लोग का प्रूव हो चुका। यानी कि
किसी श्रेणी क्रम संधारित्रों का जब समूहन होगा तो उसके लिए तुल्य धारिता का फॉर्मूला आपके पास यही होगा, और इसी के माध्यम से आप बहुत सारा न्यूमेरिकल्स बना सकते हैं। ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। तो ये तो ग्रुपिंग था केवल 3 संधारित्रों का, परंतु मान लीजिए कि अगर आपके एग्जाम में 3 से ज्यादा संधारित्र हो, 3 से कम हो, तो उसके लिए कौन से फॉर्मूले लगाएंगे? तो उसके लिए एक हम केस के माध्यम से फॉर्मूला आपको समझा देते हैं। तो यहां केस फर्स्ट लिख लेंगे। केस फर्स्ट में यह लिखना होगा, यदि संधारित्र की संख्या n हो, मान लीजिए कि n मान लिया हो, n मान लिए कि मतलब नंबर ऑफ संख्या जितनी भी होगा मान सकते हैं। तो देखिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/cs बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 डॉट डॉट 1/cn, यानी कि जितना रहेगा, यानी कि एक संधारित्र, इसको मान लीजिएगा इक्वेशन बी, अगर एक संधारित्र रहेगा तो C1, 2 रहेगा तो C2 तक चलेंगे, और 3 रहेगा तो C3, और ज्यादा होगा तो 4, 5, 6 तक हम लोग क्या करेंगे, ऐड करते चलेंगे, और सभी संधारित्र को क्या कर सकते हैं जी, आसानी से हम लोग धारिता निकाल सकते हैं। आशा करता हूं कि अब तक जो भी मैंने आपको बात बताई आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो जब हम लोग फॉर्मूला प्राप्त कर ही लिए, तो आइए इस पे एक हम लोग न्यूमेरिकल्स भी बना लेते हैं। चलिए न्यूमेरिकल्स देखा जाए। देखिएगा हम लोग के सामने एक न्यूमेरिकल्स दिया गया है कि श्रेणी क्रम में जुड़े 3 संधारित्र जिनकी धारिताएं क्रमशः 2 μF, 3 μF तथा 6 μF है, तो इनकी तुल्य धारिता निकाले। हमें तुल्य धारिता निकालनी है। 3 संधारित्र दिए गए हैं, उनकी धारिता दिया गया है। देखिए पहले वैल्यू समझ लेते हैं। C1 बराबर में दिया गया है 2 μF, C2 बराबर में दिया गया है 3 μF, और आपका C3 बराबर में दिया गया है 6 μF। ये हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं, और सॉल्यूशन के लिए अब हमें फॉर्मूला तो पता हो चुका है। क्या पता है तुल्य धारिता का, 1/cs बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। वैल्यू रखिएगा तो 1/cs बराबर 1/c1, तो C1 का वैल्यू रखिए कितना है जी, 2 μF, तो रख लीजिए 1/2 μF, या 2 μF बाद में भी हम रख सकते हैं। डायरेक्ट एक ही बार ऐसे ही लिखिए बिना मात्रक का, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, और इतना लिखने के बाद अब आप इसको सॉल्व करें। तो 1/cs बराबर, इन सब का हम क्या कर लेंगे जी, नीचे वाले का एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 6, और यहाँ आपका 2 है तो 2 3 जा 6 होगा, यानी कि 2 तिहाई 6 होगा, तो यानी कि यहाँ पे 3 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 3 दूना यानी कि 3 दूनी का 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 एकम यानी कि यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो 1/cs बराबर में कितना हुआ जी आपका, 3 2 5 1 6, यानी कि 6/6 हुआ। 6 से 6 कटा देंगे तो कितना मिलेगा जी, 1/cs बराबर 1/1 मिलेगा, और 1/1 मिलेगा। जब इस दोनों को टर्न कर देते हैं, यानी कि दोनों को उलट देते हैं, तो मान ली cs बराबर में कितना मिलेगा, 1, और 1 के नीचे कुछ लिखने की जरूरत है नहीं, 1/1 लिखने की जरूरत नहीं है, यानी कि 1, और μF आपका लास्ट में हम क्या करेंगे, नोट कर देंगे, क्योंकि सब आपका μF वाला था। तो इस तरह से हम लोगों का ये सवाल बन गया। बहुत ही आसान तरीका से बना, और आप भी इसी तरह से जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे उसको बना सकते हैं। इस चैप्टर के अंतिम में मैं बहुत सारा आपको न्यूमेरिकल्स बताने वाला हूँ। न्यूमेरिकल्स के लिए खास स्पेशल वीडियो में बनाऊंगा, लगभग 3-4 वीडियो रहेंगे आपके न्यूमेरिकल्स के। तो अब तक हम लोग समांतर प्लेट संधारित्र से संबंधित जो भी बातें थी, और उन संधारित्रों के समूहन को जाने। श्रेणी क्रम समूहन था, और श्रेणी क्रम समूहन का आज हम लोग न्यूमेरिकल्स भी जान लिए, उनके ग्रुपिंग का फॉर्मूला भी जान लीजिए, तुल्य धारिता भी निकालना जान गए। आशा करता हूं कि सभी बातें अब तक आपको समझ में आई होगी। हम लोग इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।